गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे उन आवश्यकताओं के बारे में जो मत्स्य पालन या पीसी कल्चर के लिए आवश्यक होती है। तो आज का जो लेक्चर है ये पीसी कल्चर का सेकंड पार्ट है और आज के लेक्चर में हम मछली पालन या जो फिश कल्चर किया जाता है उस फिश कल्चर में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं पीसी कल्चर के सेकंड पार्ट को। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो फिश कल्चर मत्स्य पालन की क्रिया की जाती है उसके उद्देश्य क्या है उस पे डिस्कशन किया था। नंबर 2, मछलियों की उन प्रजातियों की भी हमने बात की थी जिन्हें मत्स्य पालन के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ऐसी कुछ बातें कल के लेक्चर में हमने डिस्कस की थी और आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो उसमें हम आज उन आवश्यकताओं की, उन व्यवस्थाओं की बात करेंगे जो मत्स्य पालन के लिए आवश्यक होती हैं। तो उससे पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि जो पीसी कल्चर, फिश कल्चर किया जा रहा है तो उसमें 2 प्रकार के प्रजनन या जो ब्रीडिंग है मछलियों की उसके 2 मेथड उपयोग में लिए जाते हैं। तो वो ब्रीडिंग के दोनों मेथड क्या हैं उसके बारे में पहले एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे और फिर मैंने कुछ आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं ब्लैक बोर्ड पर मेंशन की है। 1 बाय 1 इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 2 प्रकार की ब्रीडिंग की मैंने बात की, हिंदी में प्रजनन की विधियों की बात कर रहा हूं। तो जो पहली विधि है उसे हम प्राकृतिक प्रजनन विधि के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे नेचुरल ब्रीडिंग मेथड कहा जाएगा। और जो दूसरा मेथड है वो है प्रेरित प्रजनन विधि और इंग्लिश में इसे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम ये समझेंगे नेचुरल ब्रीडिंग का क्या अर्थ है और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का क्या अर्थ है। तो नेचुरल ब्रीडिंग में क्या करते हैं
कि जो जल स्रोत हैं हमारे, नदियां हैं बेसिकली, तो उन जल स्रोतों में कुछ पर्टिकुलर स्टेशंस बना दिए जाते, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है। इन नदियों में क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेशंस बनाए जाते हैं, और फिर ये जो स्टेशंस हैं ये एक्चुअल में कि जहां नदियों में मोड़ आते हैं, घुमाव आते हैं, उन स्थानों पर नदियों में ऐसे स्टेशंस बनाए जाते हैं। और फिर करते क्या हैं, शूटिंग नेट है, बेंचिंग नेट है, विशेष प्रकार के जाल होते हैं। उन शूटिंग नेट, बेंचिंग नेट जो होते हैं, उनकी सहायता से अंडों को एकत्रित किया जाता है। इज दैट क्लियर? अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल ब्रीडिंग मेथड की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक प्रजनन विधि की बात कर रहे हैं। तो क्या किया हमने कि जो नदियां हैं, जो हमारे जल स्रोत हैं, वाटर के रिसोर्सेज, बेसिकली मैं रिवर्स की बात कर रहा हूं। तो जहां रिवर में घुमाव आते हैं, मोड़ आते हैं, तो वहां पर स्टेशंस बनाए जाते हैं। और ये जो स्टेशंस हैं, यहां पर जाल की सहायता से शूटिंग नेट है, बेंचिंग नेट है, इन अंडों को, मछलियों के जो निषेचित अंडे हैं, इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर ब्रीडिंग पॉन्ड होते हैं, प्रजनन कुंड होते हैं, अलग से मैं डिस्कस करूंगा, वहां इन्हें डाला जाता है और फिर मत्स्य पालन की क्रिया करवाई जाती है। अगर इस प्रकार से प्रजनन हुआ तो इस मेथड को हमने नेचुरल ब्रीडिंग मेथड नाम दिया है, प्राकृतिक प्रजनन विधि इसे नाम दिया गया है। इज दैट क्लियर? अब समस्या क्या है प्राकृतिक प्रजनन विधि के साथ, तो मैं केवल एक समस्या पे बात करूंगा कि जब हम इन स्टेशंस से अंडे एकत्रित करते हैं तो यहां ऐसी संभावना रहती है कि कई बार कुछ परभक्षी मछलियां हैं, उनके अंडे भी आ जाते हैं। और फिर जब हम इनको प्रजनन कुंडों में स्थानांतरित करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, तो परभक्षी मछलियां विकसित होती हैं जो अन्य मछलियों को खाकर नष्ट कर देगी। और रिजल्ट ये होगा कि जो फिश कल्चर हम लोग कर रहे हैं उसमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में प्राकृतिक प्रजनन विधि का उपयोग नहीं किया जाकर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग मेथड, प्रेरित प्रजनन विधि को उपयोग में लेते हैं। तो क्या है प्रेरित प्रजनन विधि, इस पे अब हम बात करेंगे। क्या करते हैं प्रेरित प्रजनन विधि में कि जो स्टेशंस हैं या जो हमारे जल स्रोत हैं, वहां से हम नर और मादा मछलियों को पकड़ते हैं और वो भी प्रजनन ऋतु में पकड़ते हैं। और फिर क्या करते हैं, नर से शुक्राणुओं को प्राप्त करते हैं और मादा से अंडाणुओं को प्राप्त करते हैं। और फिर कृत्रिम निषेचन की क्रिया करवाई जाती है
तो इस स्थिति में क्या होता है कि केवल एक ही प्रजाति की मछलियां पकड़ी गई हैं, तो उसी जाति के शुक्राणु और अंडाणु हैं। और अगर इस प्रकार हम मत्स्य पालन करते हैं तो वो मत्स्य पालन केवल एक ही प्रजाति की मछलियों का है, उसमें परभक्षी मछलियों के विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये हमने एक डिस्कस किया प्राकृतिक प्रजनन विधि और प्रेरित प्रजनन विधि के बारे में, और क्या कारण है वर्तमान में प्रेरित प्रजनन विधि काम में ली जाती है, ये भी आपको समझ में आया। अब मैं कुछ आवश्यकताएं डिस्कस करता हूं सिंपली। सबसे पहली बात करेंगे अब ब्रीडिंग पॉन्ड की, प्रजनन कुंडों की बात कर रहा हूं। देखो, बात कर रहे हैं मछली पालन की। मछली जलीय जंतु है, तो मत्स्य पालन के लिए, फिश कल्चर के लिए पॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक्चुअल में ऐसी संरचनाएं हैं जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों के निकट हैं। एक बात तो ये कि ब्रीडिंग पॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट नियर द वाटर रिसोर्सेज, यानी नदियों के निकट ये ब्रीडिंग पॉन्ड होने चाहिए। एक बात हो गई। दूसरा, जो ब्रीडिंग पॉन्ड हैं ये नदियों से थोड़े नीचे की ओर होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि पानी आ सकता है नदियों से यहां। और तीसरी बात, एक एग्जिट ओपनिंग होनी चाहिए, एग्जिट गेट होना चाहिए कि जब आवश्यकता ना हो तो इस ब्रीडिंग पॉन्ड को खाली किया जा सके। तो ये जो एक्चुअल में ब्रीडिंग पॉन्ड है, यहां पर प्रजनन की क्रिया हम करवाते हैं। अब ये ब्रीडिंग पॉन्ड 3 प्रकार के हैं, समझते हैं। एग्जाम में एक शॉर्ट नोट बन सकता है। तो हम बात कर रहे थे प्रजनन कुंडों की, ब्रीडिंग पॉन्ड की। क्लियर? क्या है ब्रीडिंग पॉन्ड? तो एक चीज क्लियर करें, ब्रीडिंग पॉन्ड ऐसी संरचनाएं हैं जहां पर प्रजनन की क्रिया होती है या मत्स्य पालन हम करवाते हैं। इज दैट क्लियर? ये ब्रीडिंग पॉन्ड हमारे जो नदियां हैं या जो जल स्रोत हैं उनके निकट होने चाहिए। पहली आवश्यकता तो ये बताई हमने। दूसरा, ये हमारे प्राकृतिक जल स्रोत यानी नदियों से थोड़े नीचे की ओर होने चाहिए, ताकि इनमें आसानी से नदियों का पानी आवश्यकता अनुसार लाया जा सके। और तीसरी बात बताई, एक एग्जिट गेट होना चाहिए, यानी जब जरूरत ना हो तो पानी को बाहर निकाला जा सके। तो ऐसे जो ब्रीडिंग पॉन्ड हैं वो हमने डिस्कस की, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो ब्रीडिंग पॉन्ड है डिस्कस करते हैं। गीले बांध, सूखे और आधुनिक, 3 प्रकार के हैं। जो वेट बंद हैं ये वर्ष भर पानी से भरे रहते हैं, यानी इनमें ईयर अराउंड वाटर की सप्लाई रहती है। जो ड्राई बंद है, सूखे बंद है, ये सीजनल है, यानी बारिश के मौसम में इनमें जल भरा हुआ रहता है और उसके अलावा ये सूखे रहते हैं। जो मॉडर्न बंद है इसे सीमेंट की पक्की दीवारों से बनाया जाता है, नीचे एक एग्जिट गेट भी रखा जाता है। तो सामान्यतः
3 प्रकार के ब्रीडिंग पॉन्ड, प्रजनन कुंड मत्स्य पालन के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। यहां तक ठीक। तो अभी तक 2 बातें मैंने डिस्कस की। नेचुरल ब्रीडिंग क्या है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या है, क्या कारण है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को हम नेचुरल ब्रीडिंग पर प्राथमिकता देते हैं, और दूसरी बात मैंने की प्रजनन कुंडों की, ब्रीडिंग पॉन्ड की। तो क्या है ब्रीडिंग पॉन्ड, कहां बनाए जाने चाहिए ब्रीडिंग पॉन्ड, और कुल कितने प्रकार के ब्रीडिंग पॉन्ड काम में लिए जाते हैं। तो गीले, सूखे और आधुनिक, ये 3 प्रकार के ब्रीडिंग पॉन्ड काम में आते हैं। ओके, अब बात करेंगे पहले फिश सीड की, मछली के बीज की, कि मत्स्य पालन के लिए फिश के सीड उपयोग में लिए जाते हैं। तो यहां हमने बात की थी कि अगर नेचुरल ब्रीडिंग है तो जो स्टेशंस हैं नदियों के घुमाव पर, वहां से निषेचित अंडे ही प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर प्रेरित प्रजनन है तो नर और मादा मछलियों को पकड़कर उनसे शुक्राणु और अंडाणु प्राप्त करते हैं और कृत्रिम निषेचन करवाया जाता है। तो किसी भी प्रकार से फिश सीड प्राप्त किए जा सकते हैं। यहां तक ठीक। तो फिश सीड की बात की। हम जो नेट काम में लेते हैं उसका नाम याद रखना है, बेंचिंग नेट है, शूटिंग नेट है। इस तरह की जो जाल है वो मत्स्य पालन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। अब बात करेंगे हैचिंग पिट की। हिंदी में हैचिंग पिट के लिए, पिट का मतलब होता है गर्त, गड्ढे नुमा संरचना। हैचिंग का मतलब होता है स्फुटन। अब क्या अर्थ है कि जो निषेचित अंडे हैं, चाहे प्राकृतिक प्रजनन विधि से बने हो, चाहे प्रेरित प्रजनन विधि से बने हो, इन निषेचित अंडों को एक गड्ढे नुमा संरचना में इस प्रजनन कुंड से स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां इन अंडों का, निषेचित अंडों का स्फुटन होगा, अंग्रेजी में जिसे हैचिंग कहते हैं, और फिश फ्राई, फिश की कुछ लार्वा जैसी संरचनाएं हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो ये जो स्फुटन का काम है, ये जिन गड्ढे नुमा संरचनाओं में होता है उन्हें स्फुटन गर्त कहा जाता है। अब ये स्फुटन गर्त जो हैं, हैचिंग पिट जो हैं, वो 2 प्रकार के हैं। हैचरीज होती हैं, स्फुटन शालाएं, छोटे छोटे आकार के गड्ढे हैं ये, जहां पर निषेचित अंडों को रखा जाता है। जल उपलब्ध है, वहां पर्याप्त मात्रा में जल में घुली हुई ऑक्सीजन भी होती है, और फिर अंडों के स्फुटन से वो फिश फ्राई डेवलप हो जाते हैं। तो अगर ये छोटे छोटे आकार के पिट्स हैं स्फुटन के, तो इन्हें स्फुटन शालाओं के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर यही काम हम उसी प्रजनन उस तालाब में, नदी के किनारे पे ही करें, तो क्या करते हैं कि 4 बांस लगा दिए जाते, लंबी लंबी लकड़ियां, और इन बांस के चारों ओर मच्छर जैसी, मच्छरदानी की जैसी एक जाली होती है, वो लगा दी जाती है। इस प्रकार जो ये बड़े आकार की संरचनाएं बनी, जिनका उपयोग
स्फुटन के लिए किया जाता है, उन्हें स्फुटन हापा के नाम से जाना जाता है। तो हैचरीज छोटे आकार वाले हैं, हापाज बड़े आकार वाली संरचनाएं हैं। तो यहां पर जाली लगी हुई है, इसलिए परभक्षी मछली के आने की भी कोई संभावना नहीं है। दूसरा, जाली के कारण पर्याप्त लहरें चलती हैं, तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं रहती। तो हैचिंग पिट में स्फुटन का काम हुआ और स्फुटन के बाद फिश फ्राई विकसित हो जाती है। अब क्या करते हैं, जब ये फिश फ्राई विकसित हो गई तो इन्हें हम ट्रांसफर कर देते हैं नर्सिंग पॉन्ड के अंदर। क्लियर, नर्सिंग पॉन्ड में इन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता। अब यहां एक बात है कि जो आपने हैचिंग पिट बनाए, चाहे वो हैचरीज थी चाहे वो हापाज थे, इन्हें बनाने की कुछ शर्तें हैं या कुछ बातें ध्यान में रखनी होती। जैसे एक तो ये जल स्रोतों के निकट बनाए जाने चाहिए, दूसरा इनकी साइज छोटी होनी चाहिए, और तीसरा इनमें 1 से 2 महीने के बाद पानी सूख जाना चाहिए। तो जब आप निषेचित अंडों को इसमें डालते हो तो 2 से 15 घंटों के अंदर, अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि 2 घंटों से लेकर 15 घंटों के अंदर स्फुटन की प्रक्रिया हो जाती है। तो स्फुटन आवश्यकता के हिसाब से स्फुटन शालाओं में किया जा सकता है या स्फुटन हापा में किया जा सकता है। तो ये जो स्फुटन गर्त बनाते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, छोटे आकार में बनाने हैं, जल स्रोतों के निकट बनाने हैं, और ऐसी व्यवस्था हो कि इनका जल 1 से 2 माह में सूख जाना चाहिए। अब इन फिश फ्राई को हमने नर्सिंग पॉन्ड में स्थानांतरित कर दिया। नर्सिंग पॉन्ड भी जल स्रोत बनाया गया एक प्रकार का कुंड है। यहां पर हम उन फिश फ्राइज को रखते हैं, जल की पर्याप्त मात्रा है यहां पर। इसके अलावा यहां पर प्लवकों का विकास करते हैं, प्लैंकटॉन्स का। ये प्लवक इन फिश फ्राई के भोजन का काम करते हैं। तो यहां पर पोषण की पर्याप्त सुविधाएं हैं, तो इसलिए यहां पर कुछ उर्वरक वगैरह डाले जाते हैं जल में, नर्सिंग पॉन्ड के अंदर, ताकि यहां पर जो फिश फ्राई प्रेजेंट हैं उनके भोजन के लिए प्लवकों का, प्लैंकटॉन का विकास हो सके। तो नर्सिंग पॉन्ड में ये फिश फ्राई आकार में बढ़ते हैं, और जब इनकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर की हो जाती है तो तब इन फिश फ्राई को हम ट्रांसफर कर देते हैं पालन पोषण कुंड में, जिसको कहते हैं रियरिंग पॉन्ड। तो पहले फिश के सीड थे, स्फुटन गर्त में रखे, फिर इन्हें नर्सिंग पॉन्ड में ट्रांसफर किया। जब ये 15 सेंटीमीटर लगभग लंबाई के हुए तो इन्हें रियरिंग पॉन्ड में डाल दिया। तो रियरिंग पॉन्ड में डालने के लिए कुछ बैग्स लाइक स्ट्रक्चर काम में ली जाती हैं, एल्केथीन के बैग्स काम में लेते, उनमें भरकर ये फिश फ्राई रियरिंग पॉन्ड में डाली जाती है। रियरिंग पॉन्ड में इनकी लंबाई बढ़ती है और ये लगभग फिश फ्राई 20 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते। अब इन्हें फिंगरलिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर तक तो वो फिश फ्राई थे, यहां स्फुटन हो गया, यहां तक आते आते इनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तक बढ़ गई, और अब इन्हें फिंगरलिंग्स के नाम से जाना जाता है। यहां पर भी पोषण के लिए पर्याप्त प्लवक मौजूद हैं, परभक्षी मछलियां नहीं आए ऐसी व्यवस्था की जाती है, और यहां पर कुछ समय तक ये फिंगरलिंग्स रहती हैं, अपना आकार, अपनी लंबाई बढ़ाती हैं।
और जब ये 24-25 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती हैं तो इन्हें स्टोर संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आया। कल हम इसकी संग्रहण के बारे में, इसे संग्रहित रखने के लिए क्या क्या तरीके काम में लेते हैं, वो मछलियों को पकड़ने के लिए क्या क्या विधियां काम में ली जाती है, वो सब कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज तक का जो टॉपिक था पिसी कल्चर का सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। कल हम पिसी कल्चर के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।